हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4। 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज हमने इससे पहले वीडियो में कर लिए हैं और 9.3 एक्सरसाइज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं आएगी। 2020-21 का जो एग्जाम होगा इसमें 9.3 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी वो एक्सरसाइज अब की बार सिलेबस से हट चुकी है। तो दैट्स व्हाई विल now on 9.4 exercise and these three exercise 9.4, 9.5, 9.6 these are related to the solution of differential equation। इनमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी होगी उसके हमें सोल्यूशन करने। याद करिए 10th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन करते थे आप। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मेन क्वेश्चन होता था। तो नंबर 1 तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी दे देता था 10th क्लास में टीचर। बुक में ऐसी लिखी होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे मैंने अभी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी दी हो सकती थी और नंबर 2 आपको स्टेटमेंट लिखी होती थी कई बार कि एज ऑफ राम इज 3 more than एज ऑफ श्याम आफ्टर 2 years their age will be double and like this। इस तरह से एक लंबी सी स्टेटमेंट दी होती थी। उस स्टेटमेंट को पढ़ के आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। तो यही दोनों बात अभी भी होंगी। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी तो वो कई बार तो हमें सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा लिख के भी dy/dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0 लाइक दिस। और कई बार वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के नहीं देगा हमें बल्कि स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट जैसे वो कह देगा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, जैसे यहाँ पे नंबर 1 हुआ, नंबर 2 पे बोल देगा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज इक्वल टू sum of the coordinates of that point, sum of coordinates of that point। तो मान लो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, दैट इज dy/dx एट एनी पॉइंट x y। तो सम ऑफ द पॉइंट्स हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट से दी है, यहाँ पर उसने डायरेक्ट दे दी। तो जैसे 10th क्लास में आप करते थे बिल्कुल वैसे ही सिस्टम अब 12th क्लास में आप करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों तरह से दे रखी होगी, नंबर 1। नंबर 2 जब आप सॉल्यूशन करते थे डिफरेंस 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपके पास 3 मेथड होते थे। आई होप तुम्हें याद होगा 3 मेथड होते थे। पहला होता था बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर करते थे आप, फैक्टराइजेशन। दूसरा होता था डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते थे आप, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2। और तीसरा मेथड बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर, बहुत कम बच्चों ने किया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 3 मेथड होते थे। ऐसे ही जब अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सोल्व करने के लिए देंगे तो हमारे सिलेबस में 3 मेथड दिए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के। 3 मेथड हैं जिनसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं किसी भी। तो 3 में सपोज करो मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अब की बार ऐसे दे, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी हमें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर फर्स्ट होगा, कोई भी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की नहीं होगी। तो इस करके मैंने लिख भी दिया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ करेंगे एंड ऑल दीज इक्वेशंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की आएंगी। तो जैसे dy/dx प्लस y इक्वल टू 0 आ जाता है सपोज करो। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के वी हैव 3 मेथड्स, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 आउट ऑफ विच फर्स्ट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जिसको हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, ये हमारा पहला मेथड होगा इस 9.4 एक्सरसाइज में। दिस इज इन एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज में यही है। फिर 9.5 एक्सरसाइज में नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उन इक्वेशंस में एक पर्टिकुलर मेथड लगता है अलग से। और भाई तीसरा जो 9.5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज में तीसरा मेथड है दैट इज दीज इक्वेशंस आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सारी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो उनमें हम एक अलग तरह से सोल्व करेंगे। ये सिर्फ 3 ही हैं हमें जिनमें एक्चुअल में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम वेरिएबल सेपरेबल ही लगाते हैं, लेकिन वो शुरू में नहीं लगता था, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसमें वेरिएबल सेपरेबल बना लेते हैं हम सेकंड वाली को भी फर्स्ट में।
और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग तरह की इक्वेशंस होती हैं, सबसे आसान भी है, सबसे छोटा क्वेश्चन भी होता है। तो मेनली हमने ये 3 मेथड डिस्कस करने हैं, 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस, हम उनका सॉल्यूशन निकालने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होता है। तो इट मींस हमें जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसके आंसर फंक्शन की टर्म में आते हैं। तो इट मींस हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हटाना होता है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी बाई डी एक्स को हटाने के लिए उसका एंटी डॉट यूज किया जाएगा, एंड एंटी डॉट इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, दैट इज इंटीग्रेशन। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन करना होगा हमें दोनों साइड में, ताकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हट जाए, और जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट हटेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो मेनली हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, हम कर लेंगे उसको। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हटाना है हमें, डेरिवेटिव हटाना है डी बाई डी एक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट मेथड, दिस इज इन एक्सरसाइज 9.4, डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पे क्या होता है, 3 तरह के, मतलब ये 3 तरह नहीं है, मैंने लिख दिए हैं वैसे, बट दे आर ऑल सेम। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई ऐसी हो सकती है बेटा जिसमें dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ, यानी फंक्शन ऑफ y, सिर्फ y का फंक्शन हो जाए, सिर्फ y का। मैं जैसे आपको लिख दूं, या फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू सिर्फ x का फंक्शन हो जाए, या फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इनटू, बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा, फंक्शन ऑफ y, f ऑफ x दैट इज फंक्शन ऑफ y, g ऑफ y दिस इज फंक्शन ऑफ f of x फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज g of y फंक्शन ऑफ y, ऐसे कुछ हो जाए। तो मैं तीनों तरह के आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल 1, जैसे आपके सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y आ जाता है, सपोज करो। तो फंक्शन ऑफ y आ जाता है बेटे, मान लो मैं लिख लेता हूँ e रेज टू पावर y, या वट एवर यू कैन, साइन y, कोस y, सिंपल y लिख लो, वट एवर जो भी तुम्हें ठीक लगता है वो पुट कर दो। जैसे दूसरे एग्जांपल्स में मैं लिख लेता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लेना है, तो सपोज करो x ले लिया मैंने। तीसरे में मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल्स में बेटा, dy अपॉन dx, अब की बार फंक्शन ऑफ x भी है तो फंक्शन ऑफ y भी लेके चलना है तुमने, तो चलो y का मैंने y स्क्वायर ले लिया, तो sin x इंटू y, ऐसे कुछ फंक्शन हो सकते हैं। तो अवर मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल। तो इन क्वेश्चंस में आप वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, और वेरिएबल को सेपरेट करने का जो पहला स्टेप है उसके लिए बेटा dy अपॉन dx है। तो dy, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट आप जब भी करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू x करते हो या विद रिस्पेक्ट टू y करोगे किसी फंक्शन को, तो dy और dx जब इंटीग्रेट करते हो तो ये न्यूमरेटर में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ऐसे dx लिखा हो आपने। dx को जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx और dy न्यूमरेटर में होंगे, ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसलिए पहला काम तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड ले जाओ। तो दैट इज फर्स्ट स्टेप इज dy इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस y इनटू dx। हियर आल्सो dy अपॉन dx, देखो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं ये सभी के लिए। dy अपॉन dx, सॉरी, dy इज इक्वल टू sin x इनटू dx, एंड हियर dy इज इक्वल टू sin x इंटू वाई स्क्वायर और इंटू dx, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। मैं मोस्टली dy को लेफ्ट साइड में रखता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, तुम dx को लेफ्ट में रख के y को उधर ले जा सकते हो, जैसे sin x इंटू dx लेफ्ट में रख लो, dy को उधर ले जाओ, या इधर भी sin x y स्क्वायर इंटू dx लेफ्ट में रख के dy को, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं dy को लेफ्ट में रखता हूँ ज्यादातर। देन सेकेंड स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप, आप बेटा dy और dx को ध्यान से देखो। तो dy की साइड में सारी y की टर्म शिफ्ट करनी है और dx की तरफ सारी x की टर्म, दिस इज कॉल्ड सेपरेबल। सेपरेट करनी है आपने, dx जहां लिखा है उधर x की टर्म होनी चाहिए, जहां dy लिखा है वहां पे y की टर्म होनी चाहिए। तो जैसे dy लेफ्ट साइड में है लेकिन e रेज टू पावर माइनस y राइट साइड में है, तो हमारा e रेज टू पावर माइनस y dy की साइड में आना चाहिए। इधर देखो जरा, dy लेफ्ट में है, dx राइट में है, तो sin x ऑलरेडी x स्क्वायर वो राइट में ही है, तो इसको कुछ नहीं डिस्टर्ब करेंगे। कोई y की टर्म अगर यहाँ होती तो उसे हम लेफ्ट में लेके आते। यहाँ देखिए dy लेफ्ट में है, dx राइट में है, तो dx राइट में तो x की टर्म तो राइट में ही रहेंगे, लेकिन जो y स्क्वायर है वो हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। तो सेपरेबल मीन्स
डी वाई की साइड में सभी वाई की टर्म को कलेक्ट करो, डी एक्स की साइड में सारे एक्स की टर्म को कलेक्ट करो। तो फर्स्ट डू इट। तो दिस इज e रेज टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, लाइक दिस। ऐसे मैंने e रेज टू पावर माइनस वाई को इधर ले आए, यहां से कुछ भी नहीं लेके आ पाएंगे क्योंकि उधर कोई y है ही नहीं, इसको एज इट इज लिखेंगे। और इधर बेटा वाई स्केयर को हम ले आएंगे, तो 1/y स्केयर इंटू डी वाई इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, देन इसको थोड़ा सिंपल कर लो, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो सिंपल कर लो। जैसे e रेज टू पावर माइनस वाई है, उसे e रेज टू पावर वाई ऊपर जाके e रेज टू पावर वाई इंटू डी वाई लिख सकते हो इंटू डी एक्स। ये है ये सेम, इसका हमें कुछ नहीं करना, दैट विल सेम, ये सेम ही रहेगा। और इसको भी आप y रेज टू पावर माइनस टू इंटू डी वाई कर सकते हो, दैट इज साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको कुछ नहीं करना आपने, दैट विल बी एज इट इज, इसमें कोई काम नहीं है। तो कई क्वेश्चंस में काम होता है, कईयों में नहीं होता। अब आप चेक करो, डी वाई की तरफ y की टर्म आ गई, डी एक्स की तरफ x की टर्म आ गई सभी जगह। एंड नाउ थर्ड स्टेप होगा बेटा, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, इंटीग्रेट बोथ साइड, बस ऐसे लिख दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेशन में भाई, जिस तरफ x है, जिस तरफ y है उधर विद रिस्पेक्ट टू y, और जिधर x है उधर विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इधर क्या होगा, e रेज टू पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स, उधर कुछ नहीं है तो 1 इंटू डी एक्स कर सकते हैं। इधर डी वाई दैट इज नथिंग, तो 1 इंटू डी वाई कर सकते हो। और उधर बेटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। हियर ऑल्सो y रेज टू पावर माइनस टू इंटू डी वाई इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। आपने इंटीग्रेट कर दिया, और ये इंटीग्रेशन बहुत हल्का सा होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का सा होता है, आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, इंटीग्रेशन की चेकिंग नहीं करनी। तो इंटीग्रेशन फिर भी हमें अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन भी रुक जाएगा। इसलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर 12th क्लास मैथमेटिक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर y दैट इज e रेज टू पावर y, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ। इधर बेटा 1 का इंटीग्रेशन y, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। हियर y रेज टू पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस कोस प्लस सी। इसको आप ठीक कर लेंगे, y रेज टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ x प्लस सी। इसको ठीक ठाक करके लिख लोगे, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ दिस थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन हम कब बोलते हैं, जब आपके आंसर में c लिखा हुआ है, तो देन वी कॉल इट इज जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हम कई क्वेश्चंस में c की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई इनिशियल कंडीशंस दे रखी होंगी। इनिशियल कंडीशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, y की पावर माइनस वन है तो इसको नीचे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन बेटे ये ऑल दीज आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। जब तक आंसर में c नजर आएगा तुम्हें, जैसे इन सभी में नजर आ रहा है, तो हमें जनरल, इनको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन के हेडिंग में लिखा होगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मींस आपको c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी होंगी। जैसे मैं इस क्वेश्चन में लिख लूं, इस क्वेश्चन में ही लिख लूं, ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जांपल dy अपॉन dx, सॉल्व इट व्हेन, ऐसे कुछ दे रखा होगा आपको, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। तो दीज आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करिए, और कब सोल्व करना है, किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 हो। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा एंड यहां तक जनरल सॉल्यूशन आ। लेकिन अगर आप जनरल सॉल्यूशन आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो फिर आप इस इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन में पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन जनरल सॉल्यूशन। जो आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला उसमें पुट कर दो, ये आंसर तो यही रहेगा, स्टार यही आंसर है, c निकल जाएगा बस। तो e रेज टू पावर y दैट इज 0, e रेज टू पावर, चलो इसको कुछ और ले लो, y की जगह कुछ और, जैसे x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, चलो ठीक है, x की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 प्लस c, तो e की पावर 0 बेटा 1 होता है, इक्वल टू 2 प्लस c। तो देखो c की वैल्यू माइनस 1 है, तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, कुछ भी हो सकता है ऐसे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, तो तुम्हारा जो जनरल सॉल्यूशन आया था उसमें c की जगह रख दो वैल्यू,
तो e रेज टू पावर y इक्वल टू x माइनस 1। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें कहीं भी आपको c नजर नहीं आएगा, और कई बार ऐसे बहुत बार होगा कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा बुक में, क्योंकि जैसे उसने आपने छोड़ दिया e रेज टू पावर y इक्वल टू x माइनस 1, और आंसर में कुछ और हो सकता है, क्योंकि आंसर में वो जनरली जो फंक्शन है y में है, y इक्वल टू एफ एक्स की टर्म में होता है, तो जनरली आंसर में भी वो y की वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ छोड़ देंगे तब भी ठीक है, नहीं तो y की वैल्यू निकाल के दिखा दें। कैसे निकाल सकते हो? e रेज टू पावर y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो मुझे e हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब y एक साइड में, लेफ्ट साइड में y निकाल दो बस, कैसे भी करके। तो कई बार लॉग लेना पड़ेगा, कई बार इनवर्स लेना पड़ेगा किसी का, कई बार एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, तो वो देख लेना। तो जैसे लॉग लिया मैंने बेटा, e रेज टू पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1, तो y आगे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ e इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1। तो लॉग e 1 होता है, तो हो सकता है इसका आंसर आपकी बुक में ऐसे लिखा हो, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा आंसर वैसा आ गया, बुक में वैसा लिखा हुआ, तो कई बार वो y की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। दैट्स ऑल। आपकी जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें टोटल काम यही है, इससे ज्यादा काम कहीं नहीं है। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आपको सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो या फिर स्टेटमेंट दे रखी हो जिससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आल्सो। 9.4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं बच्चे, आप कोई भी कर सकते हो। तो लेट्स मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज secant square x tangent y into dx plus secant square y into tangent of x into dy is equal to 0. He said find its solution. तो मैंने आपको बताया कि dy और dx को न्यूमरेटर में रखो, तो यहाँ पे तो dy और dx ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही है, बढ़िया बात है। तो बेटा dy, मैंने कहा अभी कि मैं dy वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको इधर ही रखूंगा, इसको उधर भगा दूंगा, आपकी मर्जी, आप इसको भी उधर भगा सकते हो। तो secant square y into tangent of x into dy is equal to minus secant square x into tangent of y into dx, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ dy है, यहाँ पे dx है, तो याद करो जरा स्टेप्स अपने। dy की साइड में सारी y की टर्म और dx की साइड में सारी x की टर्म। तो dy इधर है बेटा, टेंजेंट secant square y यहीं रहेगा, इधर से आप टेंजेंट y को उठा लो बस। तो वी लेफ्ट विद व्हाट? secant square y अपॉन टेंजेंट ऑफ y, इधर से आ जाएगा इनटू dy इज इक्वल टू माइनस ये secant square x अपॉन टेंजेंट ऑफ x इनटू dx। अब देखिए आप dx की तरफ सारी x की टर्म, dy की तरफ x इसकी तरफ। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को, सॉरी नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू x होगा, इसलिए तो इंटीग्रेट बोथ साइड। तो secant square y अपॉन टेंजेंट ऑफ y इनटू dy इक्वल टू माइनस secant square x अपॉन टेंजेंट ऑफ x इनटू dx। और बेटा ये इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए। अब मैंने कहा इंटीग्रेशन बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट रूल, पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इसलिए बी केयरफुल। एरिया अंडर द कर्व में भी ऐसे होता है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आई होप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे आप। लेफ्ट साइड में आप t को पुट कर दो टेंजेंट ऑफ y, और राइट साइड में आप इसको z ले लो या समथिंग एल्स कुछ और ले लो। तो dz हो जाएगा secant square x into dx, यहाँ पे dt हो जाएगा secant square y into dy, अलग अलग ही पुट करना चाहिए हमें। तो 1 upon t into dt is equal to minus 1 upon z into dz. Therefore we get log of t, mod t लिख दो बेटा या सिंपल t भी चल जाएगा, माइनस log of z। अब एक चीज और सुनिए, यहाँ पे c लिखते हो तुम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, जबकि आंसर सारे log में आ रहे हैं, ये भी। और मैंने कहा कि अब जैसे हमारे पास y है तो हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो log को भी हटा दो जब पॉसिबल है। तो c कोई जरूरी नहीं है, किसी पंडित ने नहीं बताया कि c ही लिखना है, आप k भी लिख सकते हो, कांस्टेंट है वो, कोई भी आर्बिट्रेरी
कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो, ए दे दो, के दे दो, टी दे दो, यू दे दो, बस आप लिख दो दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मोस्ट कॉमनली हम सी यूज करते हैं, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सी यूज करना, यू कैन यूज, जैसे मैं यहाँ पे log ऑफ सी यूज करना चाहूंगा, सी दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट नंबर, लेकिन log सी से मेरा कुछ काम सिंपल हो जाएगा। log m माइनस log n का फार्मूला लगा सकता हूँ, उससे लॉगरिथम को हटाने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दिस इज व्हाट log of t is equal to, this is log of c minus log of z, तो this is log of c upon z। और अब आप देखोगे log of t is equal to log of c upon z है, तो दोनों तरफ log से log हट जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो taking exponential on both sides, taking exponential on both sides। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ इसको, एक्चुअल में हम log से log डायरेक्टली हटा देते हैं, बट ये हटता कैसे, उसका क्या होता है, एक्चुअल में होता है ऐसे, क्योंकि log का इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का log होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर टेंजेंट ले रहे हो तो टेंजेंट x का इनवर्स निकालोगे तो टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो टेन। ऐसे ही लॉगरिथम में और इसमें होता है टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, जैसे आप लॉगरिथम लेते हो ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल है। तो e रेज टू पावर log ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू पावर log ऑफ दिस इज c अपॉन z। और याद करो मैंने तुम्हें डेरिवेटिव में बताया था कि अगर कहीं पर भी e रेज टू पावर log और उसके बीच में फिर fx आ जाए तो e और log कैंसिल हो जाते हैं, fx बचता है। ये चीजें फिर से रिमाइंड करने की जरूरत है तुम्हें। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू वी लेफ्ट विद c अपॉन z। हम ये स्टेप बगैर लिखे सीधा भी लिख सकते हैं, log से log हटा तो t इज इक्वल टू c अपॉन z, बट एक्चुअल में ऐसे होता है। देयरफॉर t इंटू z इज इक्वल टू c। अब c आ गया, c की जगह तुम a b c कुछ और भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है c आएगा। नाउ व्हाट इज t, t की जगह क्या था याद करो जरा, x y था मेरे ख्याल से, दिस इज t की जगह टेंजेंट ऑफ y था और z की जगह टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू c। ये आंसर आ गया। अब आप बिल्कुल इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ये 9.4 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में आंसर ऐसे ही दे रखा है, यही आंसर दिया हुआ है। लेकिन हो सकता है कोई दूसरी बुक उठाओ आप, आर डी शर्मा, एलिमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, देयर आर सो मेनी बुक्स, तो उसमें हो सकता है आंसर ना हो, क्योंकि y की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे लिखा जा सकता है t इक्वल टू 10x, यानी कि c इंटू 10x को ऊपर जाके कोट x बना सकता हूँ मैं, और फिर y को लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स ऑफ c इंटू कोट ऑफ x। अब कोई कहे सर ऐसे आंसर लिखा मेरे बुक में, तो ये तो नहीं है, तो दे आर सेम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वेरी हो सकते हैं आंसर की प्रेजेंटेशन में वैल्यू सेम होती है, प्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाती है। तो बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे ही आप कोई और क्वेश्चन लेना चाहें, क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक तो जनरल सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि कोई ऊपर हेडिंग भी लिखा है एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड देयर जनरल सोल्यूशन, क्योंकि इनिशियल कंडीशन दे नहीं रखी उसने कहीं भी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 में आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो वहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल के दिखाना है आपको। तो एक क्वेश्चन हम वहाँ भी कर लेते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चलिए 13 और 14 दोनों करते हैं, 14 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज dy अपॉन dx is equal to y into tangent of x. This is differential equation and its initial conditions are, कहता है y is equal to 1 when x is equal to 0। जब y की वैल्यू 1 होती है, when जब x 0 हो जाता है तो y की वैल्यू 1 होती है। तो इनसे हम c निकाल लेंगे, इनसे और कहीं कोई लेना देना नहीं है। आप देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से स्कैन करो, dx को पहले उधर ले जाएंगे, 2 क्वेश्चन करोगे तो उसके बाद फ्लो में हो जाता है। और ये एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और सब्स्टिट्यूशन के बाद वो इक्वेशन फिर होमोजेनियस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही आ जाएगी, और फिर से हम सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो वो एक्सरसाइज भी यही है, बस उसमें हम एक परी स्टेप, एक्स्ट्रा स्टेप लगाएंगे शुरू में सब्स्टिट्यूशन का, और सारे क्वेश्चन में एक ही कॉमन स्टेप लगता है। तो y tan x इंटू dx, अब dx इधर है बेटा तो x की टर्म यहाँ रहेगी, dy इधर है तो y की टर्म इधर लेके जानी पड़ेगी। हमें सेपरेट कर दिया, दैट्स व्हाई वी कॉल वेरिएबल सेपरेबल, हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं।
10x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इसे आप इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड। तो 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x इंटू डी एक्स। और बेटा 1/y का इंटीग्रेशन यू नो दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट x। ये आपको पता होना चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ। अब c देखो यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो c लिखने की बजाय बेटर रहेगा log ऑफ c लिखना। उससे तुम्हें log हटाने में आसानी हो जाएगी। नहीं भी लिखोगे, सिंपल c भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन वो फिर e की पावर में कुछ आ जाता है, तो उससे बेटर हम सिंपल रखें क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी log आ गया, देखो फिर से वही टेकिंग एक्सपोनेंशियल होगा, तो log से log हटते हुए लेफ्ट विद c इंटू सीकेंट। अगर उसने सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो यहीं छोड़ देते हम अपने क्वेश्चन, लेकिन वो तो कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, तो यहाँ लिखिए फिर। तो देयरफॉर दिस इज योर आंसर, आप इसको स्टार नाम दे दो। नाउ y इज इक्वल टू 1, यानी कि पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 1 बेटा, सीकेंट 0, दिस इज सीकेंट 0। तो सीकेंट 0 इज व्हाट, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos 0 का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो 1c इंटू 1, तो दिस इज c इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर particular solution that is y is equal to secant x बचा बेटा। c की वैल्यू 1 आ गई, ये भी हो सकता था c की वैल्यू -1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1/2 आ जाए, और डिपेंड ऑन दिस कंडीशन। तो जो भी आएगा हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आएगी वैल्यू c की हम वो वैल्यू निकाल के रख देंगे, दैट्स ऑल, हमारा इतना ही काम है बस। ना क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा इसको कैसे लिखा हुआ, स्टेटमेंट कैसे लिखी हुई है इसकी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज cos ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू a where a is constant and initial conditions y is equal to 1, तो x is equal to 0, यही है इनिशियल कंडीशन भी। और लिखा हुआ है a, दिस a is constant, यहाँ पे a को लिख दो, a is a constant, वो कोई constant है, 10, 20 कुछ ऐसे हो सकता है। तो फाइंड देयर सॉल्यूशन। अब बेटा dy अपॉन dx cos के एंगल में है, तो dy अपॉन dx को तो हमें सेपरेट करना होता है, dx को राइट साइड में लेके जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, dy भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, dx भी। तो ये cos एंगल है अभी, तो पहले तो मुझे cos हटाना पड़ेगा, तो पहले यहाँ से cos हटाओ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos, कैसे हटेगा, टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड। कैसे हटता है ये, टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड, जैसे हम टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो cos हटाना है तो cos इनवर्स बोथ साइड, और अगर यहाँ cos इनवर्स होता, cos इनवर्स हटाना होता तो फिर टेकिंग cos ऑन बोथ साइड, एंटी फंक्शन यूज करते हैं हम। तो दिस इज वी लेफ्ट विद dy अपॉन dx एंड दैट इज cos इनवर्स a। अब अगर a कांस्टेंट है तो cos इनवर्स a भी कांस्टेंट है, तो मस्ट बी इन योर माइंड यहाँ पे जो cos इनवर्स a होगा दैट इज आल्सो कांस्टेंट, बिकॉज a कांस्टेंट था तो ये भी कांस्टेंट होगा। अंडरस्टूड होना चाहिए तुम्हें। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a इनटू dx, हो गया सेपरेट। और अब आप लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, इनको दोनों साइड में आप इंटीग्रेट कर दें, तो 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा cos इनवर्स कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का, मैं फिर बता रहा हूँ, तो 1 इंटू डी एक्स लिखा जाएगा। अगर यहाँ a की बजाय x होता तो cos इनवर्स x इंटू डी एक्स, तो उसमें cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना पड़ता और प्रोडक्ट रूल से होता है। इतना सा ही फर्क पड़ेगा किसी टीचर को, वो a की जगह x लिख देगा, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाएगा। तो तुम्हें राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है cos इनवर्स x इंटू 1 का, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल से ही होता है, हमने किया हुआ हमें। तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे y cos इनवर्स कांस्टेंट है, तो इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बच्चे, और प्लस c लिख सकते हो, x और प्लस c। इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस, x इंटू cos इनवर्स a प्लस c। ये हमारा हुआ, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अगर आपसे सिर्फ जनरल सॉल्यूशन होता, ये y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 ना दिया होता, तो हम अपने क्वेश्चन को यहीं रोक देते बस, दैट्स योर आंसर। लेकिन उसने बोला है जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो,
तो पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 इन स्टार, इसको स्टार नाम दे दो बेटर रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन भी यही है, बस c की वैल्यू लिखेंगे हमें। तो c निकालो बेटा, y इक्वल टू 1, x कोस इनवर्स 0, तो कोस इनवर्स a और प्लस c, तो a 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू c आ। तो देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन इज y इक्वल टू x इंटू कोस इनवर्स a प्लस c की वैल्यू 1 है। आप कोई गलत नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ठीक है ये आंसर, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन आंसर बुक में ऐसा नहीं दिया हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन के साथ कह रहा हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मॉडिफाई करोगे तो ये उस फॉर्म में भी आ जाएगा जैसे बुक में लिखा है उसने। बुक में शायद इसका आंसर गलत भी है, 13 क्वेश्चन था, 13 यस गलत भी है इसका आंसर। यहाँ पे c की वैल्यू 2 दे रखी है, अपना ठीक कर लेना। तो y माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, तो x इंटू कोस इनवर्स a, और बेटा कोस इनवर्स a, इस x को डिवाइड कर दें y माइनस 1 डिवाइड बाई x, और उससे भी बढ़िया कोस इनवर्स है तो कोस इधर ही ले आओ, तो टेकिंग कोस ऑन बोथ साइड, तो y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू a। आपको ये दे रखा है बुक में आंसर। यहाँ y माइनस 1 की बजाय y माइनस 2 है बुक में, वो गलत है। उसमें आप बुक में भी y माइनस 2 1 कर लें, बुक में भी गलत है वो, ठीक है। या तो स्टेटमेंट में हमें फिर यहाँ y की जगह 2 करना पड़ता है, अगर आप y की जगह 1 ले रहे हो तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसमें c नहीं है। तो ये बुक में लिखा है, ये भी सही है, ये लिख दो ये भी सही है। जनरल सोल्यूशन को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं बेटे, उनको भी जब आप कन्वर्ट करोगे तो दे आर ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप। यू ट्राई टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, हो जाएंगे। अगर डाउट रहता है तो मुझे कांटेक्ट करना, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 9.5 एक्सरसाइज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, तो तब तक आप इसको कंप्लीट कर लें। ओके, बाय।